नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं और एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में विभिन्न विद्वानों की आलोचना दृष्टि पर बात की गई है और इसमें एक विद्वान हुए हैं, आलोचक हुए हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, जिनकी आलोचना दृष्टि पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की आलोचना दृष्टि पर हम विस्तृत परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले तो उनके व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं हम। उनका व्यक्तित्व है, बहुत निर्भीक व्यक्तित्व रहा है। रामचंद्र शुक्ल के वे शिष्य रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल जो कि स्वयं एक आलोचक, समीक्षक और एक विद्वान हिंदी साहित्य में रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वे शिष्य रहे हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। इनका जन्म 4 सितंबर 1906 को हुआ था। 4 सितंबर 1906 और मृत्यु हुई 21 अगस्त 1967 उज्जैन में। ये मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। हिंदी के साहित्यकार, पत्रकार, संपादक, आलोचक और अंत में वे एक प्रशासक रूप में भी कार्य करते हुए अपना योगदान दे के गए भारतीय समाज में। इनको छायावादी कविता के शीर्षस्थ आलोचक के रूप में मान्यता प्राप्त है। छायावादी आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, साहित्यिक विवेचन, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न इत्यादि इनकी प्रमुख आलोचना की पुस्तकें हैं और वे शुक्लोत्तर युग के प्रमुख प्रख्यात समालोचक हुए हैं। शुक्लोत्तर युग अर्थात हम सभी जानते हैं कि आलोचना को 3 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में हम बात कर लेंगे। शुक्ल पूर्व, शुक्ल के पहले। शुक्ल कौन? रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग 3 युग हुए हैं आलोचना में। तो ये शुक्लोत्तर युग के प्रमुख समालोचक, आलोचक कहलाते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, 1906 जन्म हुआ था इनका। ये नंद दुलारे वाजपेयी जी छायावाद के प्रतिष्ठापक, पुरोधा एवं समीक्षक कहे जाते हैं। इनके गुरु जो थे रामचंद्र शुक्ल थे। शुक्ल जी की छायावाद के प्रति उपेक्षित दृष्टि का इन्होंने शिष्य होने पर भी खंडन किया है। यह इनकी आलोचनात्मक दृष्टि है। क्या कि छायावाद के प्रति जो शुक्ल ने एक बहुत छोटी सी टिप्पणी करके उसको उपेक्षा कर दी, उसको ध्यान नहीं दिया उस पर, उस धारा पर। लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी ने उस उपेक्षित दृष्टि का खंडन किया और उसे बराबर स्थान, जितना वो डिज़र्व करती है, जितना वो लायक है, जितनी उस पर आलोचना की जानी थी, उसकी उतनी आलोचना या समालोचना उन्होंने की, उतने उसकी विस्तार से परिचर्चा की उस पर। छायावाद नवीन स्वच्छंदतावादी विचारधारा जिस पर विदेशी दृष्टि का प्रभाव रहा है, जिस कारण इस पर भारतीय विचारकों द्वारा कई आरोप प्रत्यारोप किए गए। छायावाद की जो विचारधारा रही है वह स्वच्छंदतावादी विचारधारा रही है, लेकिन इस पर प्रभाव विदेशी दृष्टि का था। इस कारण उस समय के विद्वानों ने इस पर कई आरोप लगाए कि ये विदेशी विचारधारा है, तो इस पे मतलब हमारे समाज में इसकी ज़्यादा तार्किकता नहीं बनती है, ऐसा कहा गया। डॉक्टर नगेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी ने इस छायावाद की प्रवृत्ति को सकारात्मक दृष्टि से देखा है। छायावाद की प्रवृत्ति को सकारात्मक दृष्टि से देखने वाले 3 आलोचक हुए हैं, नगेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी और शांति प्रिय द्विवेदी। छायावाद के लिए रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? यह केवल पश्चिम एवं बंगाली साहित्य का अनुकरण मात्र है। शुक्ल ने कहा है, छायावाद के लिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस विचारधारा के लिए कहा गया है, या ये पंक्तियां दे देंगे कि यह केवल पश्चिम एवं बंगाली साहित्य का अनुकरण मात्र है, तो ये किसने कहा है छायावाद के लिए, ये भी पूछ सकते हैं। तो
यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। खंडन किया है इस बात का नंद दुलारे वाजपेयी ने। वाजपेयी जी ने इसे रीतिकालीन एवं द्विवेदीकालीन कविता की प्रतिक्रिया माना है। वाजपेयी जी ने इसे नंद दुलारे वाजपेयी जी ने इसे रीतिकालीन एवं द्विवेदीकालीन कविता की प्रतिक्रिया माना, जिसमें राष्ट्रीय चेतना मुख्य थी। छायावाद पर शैली एक विद्वान हुए हैं विदेशी। कीट्स और टैगोर का प्रभाव दिखाई देता है। यह बिंदु भी आपको याद रखना है। छायावाद पर किन विद्वानों का प्रभाव दिखाई देता है नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार? तो शैली, कीट्स और टैगोर का प्रभाव दिखाई देता है। छायावाद को वाजपेयी जी ने नवजागरण की परंपरा से जोड़कर व उसके ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि के रूप में उस पर प्रकाश डाला है, उस पर परिचर्चा की है। छायावाद को वाजपेयी जी ने नवजागरण की परंपरा से जोड़कर देखा और उसके ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के रूप में उस पर बातचीत की है। 20वीं सदी के प्रबुद्ध विचारक थे हमारे नंद दुलारे वाजपेयी। बीच बीच में पंक्तियाँ लिखी हैं, इनको मैनर में जमा सकते हैं हम भविष्य में। अभी जैसा हमने नोट्स बनाए हैं उस हिसाब से बात कर लेते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी साहित्य का प्रयोजन आत्माभिव्यक्ति को मानते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि कौन से विद्वान साहित्य का प्रयोजन आत्माभिव्यक्ति को मानते हैं, तो वो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। एक एक बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनके साहित्य विषयक निबंध हुए हैं कुछ, उनको भी हम देख लेते हैं। साहित्यकार का दायित्व, समाज और साहित्य, सामयिक परिवेश और साहित्य और सामाजिक जीवन। कौन कौन से 4 निबंध? साहित्यकार का दायित्व, समाज और साहित्य, सामयिक परिवेश, साहित्य और सामाजिक जीवन। आलोचनापरक ग्रंथ हुआ है इनका नया साहित्य, नए प्रश्न। इसमें इन्होंने कहा है विकासशील मानव जीवन के महत्वपूर्ण या मार्मिक अंशों की अभिव्यक्ति है, यही साहित्य की मोटी परिभाषा हो सकती है। विकासशील मानव जीवन के महत्वपूर्ण या मार्मिक अंशों की अभिव्यक्ति है, यही साहित्य की मोटी परिभाषा हो सकती है। साहित्य की मोटी परिभाषा, अब ये मोटी तो हटाइए, साहित्य की परिभाषा क्या दी है इन्होंने? विकासशील मानव जीवन के महत्वपूर्ण या मार्मिक अंशों की अभिव्यक्ति, यही साहित्य की मोटी परिभाषा हो सकती है। जीवन, और क्या कहा है? जीवन कल्पना के माध्यम से साहित्य में रूपायित होता है। जीवन कल्पना के माध्यम से साहित्य में रूपायित होता है। एक एक बिंदु आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये। जीवन कल्पना के माध्यम से साहित्य में रूपायित होता है। कल्पना ही काव्य या साहित्य का नियामक तत्व है। कल्पना ही काव्य या साहित्य का नियामक तत्व है, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। समीक्षा विषयक दृष्टिकोण इन्होंने लिखे हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, नई कविता जो कि निबंध है। इनकी भूमिका में इन्होंने बहुत, नए साहित्य नए प्रश्न की भूमिका का नाम क्या है? एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि नया साहित्य नए प्रश्न की भूमिका किस नाम से लिखी है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने? तो वो निकष नाम से लिखी है। निकष नाम से उन्होंने भूमिका लिखी है। नया साहित्य नए प्रश्न की भूमिका निकष नाम से लिखी है। बाकी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, नए कविता, निबंध में इन्होंने समीक्षा विषयक दृष्टिकोण दिया है। आलोचना संबंधित 7 चेष्टाओं के बारे में इन्होंने बताया है। कितनी चेष्टाएं बताई हैं, ये बिंदु भी आपको याद रखना है। वो चेष्टाओं पे अभी हम नहीं जाएंगे। कितनी चेष्टाएं बताई हैं ये पूछा जा सकता है। आलोचना संबंधित नंद दुलारे वाजपेयी की कितनी चेष्टाएं हैं? तो वे 7 चेष्टाओं के बारे में बात करते हैं। आधुनिक साहित्य की भूमिका में क्या लिखते हैं वे? 4 प्रमुख पद्धतियों से दूर रहने का सुझाव दिया है उन्होंने। कौन सी 4 प्रमुख पद्धतियों से उन्होंने दूर रहने का सुझाव दिया है आधुनिक साहित्य में? उनका एक ग्रंथ है, आलोचनापरक ग्रंथ है। पहला, वैयक्तिक मनोविज्ञान पर आधारित, फ्रायड, युंग और एडलर से प्रभावित है ये वैयक्तिक मनोविज्ञान, इससे दूर रहना है।
समाजवादी समीक्षा, उससे भी दूर रहना है। मार्क्सवादी समीक्षा जो है, कला विज्ञानवादी पुरानी परंपरा से भी दूर रहना है। उपयोगितावादी या नीतिवादी समीक्षा जो कि IA रिचर्ड से प्रभावित है, उससे भी दूर रहना। तो आधुनिक साहित्य की भूमिका में उन्होंने चार पद्धतियों से दूर रहने का सुझाव दिया है। वैयक्तिक मनोविज्ञान फ्रायड, युंग, एडलर से प्रभावित है। समाजवादी मार्क्सवादी है। कला विज्ञानवादी पुरानी परंपरा से दूर रहना है। उपयोगितावादी या नीतिवादी समीक्षा जो कि IA रिचर्ड से प्रभावित है। भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य में समन्वय की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया है। समन्वय की आवश्यकता पर इन्होंने भी बल दिया है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी बल दिया है। आधुनिक साहित्य में समीक्षा संबंधी विचार क्या है इनका? आधुनिक साहित्य इनका ग्रंथ है, वहाँ से इन्होंने समीक्षा संबंधी विचार दिया है कि प्राचीन साहित्य और समीक्षा मोटे तौर पर आदर्शवादी रही है। उसमें बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव के आकलन का प्रश्न कम रहा है। वो जो एक पुराने ढर्रे पर चल रही थी, वैसे ही कि वैसे उन्होंने रखना चाहा उस पद्धति को, आदर्शवादी पद्धति। अब आदर्शवादी पद्धति तो कभी कितना ही कुछ कर लो, आदर्शवादी तो आदर्शवादी रहती है, उसको हम पा नहीं सकते। उसमें बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव के आकलन का प्रश्न कम रहा है। साहित्य की प्रेषणीयता के संबंध में साधारणीकरण संबंधी भारतीय धारणा और मत की तुलना तत्संबंधी विदेशी मतों से भी करनी होगी। आधुनिक साहित्य में उन्होंने लिखा है, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ बिना रुके। प्राचीन साहित्य और समीक्षा मोटे तौर पर आदर्शवादी रही है। उसमें बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव के आकलन का प्रश्न कम रहा है। साहित्य की प्रेषणीयता के संबंध में साधारणीकरण संबंधी भारतीय धारणा और मत की तुलना तत्संबंधी विदेशी मतों से भी करनी होगी। वे विदेशी मतों के भी पक्ष में थे, अकेले भारतीय परंपरा के आधार पर आलोचना नहीं करना चाह रहे थे। वे सबको समन्वयवादी दृष्टि से देखना चाह रहे थे। गांधीवादी समीक्षक रहे हैं। आपको ये भी याद रखना है कि इनमें से प्रश्न बन सकता है कि इनमें से इन चार विकल्प दे देंगे कि इनमें से कौन विद्वान गांधीवादी समीक्षक रहे हैं। नया साहित्य नए प्रश्न उनका ग्रंथ है में उन्होंने कहा है कि आज के जनवादी लेखक को व्यक्तिगत त्याग, कष्ट, सहिष्णुता अपनानी होगी। उसे प्रेमचंद और टॉलस्टॉय के मार्ग पर चलना होगा। यह उन्होंने कहा है। नया साहित्य नए प्रश्न में गांधीवादी समीक्षक भी हैं वे, और प्रेमचंद और टॉलस्टॉय के मार्ग पर चलने की जनवादी लेखक को उन्होंने सलाह दी है। हम जिस जनवादी राष्ट्र या मानव समूह की कल्पना करते हैं वह केवल आर्थिक दृष्टि से सुखी नहीं होगा, उसे पूर्णतः सांस्कृतिक और नैतिक मानव ही होना पड़ेगा। यहाँ भी मार्क्सवादी शिक्षाएं और उपचार मुझे तो अधूरे दिखाई देते हैं। यहाँ पर उन्होंने मार्क्सवादी शिक्षाओं के से दूर रहने या अधूरे दिखाई देते हैं, यानी परिपूर्ण स्थिति नहीं देखी उन्होंने। हम जिस जनवादी राष्ट्र या मानव समूह की कल्पना करते हैं वह केवल आर्थिक दृष्टि से सुखी नहीं होगा। केवल आर्थिक दृष्टि से, जो मार्क्सवाद ने कहा है कि सभी समाज एक से हो जाएं और सबको बराबर का पैसा, बराबर की योग्यता के अनुसार चीज़ें मिल जाएं, तो वैसा उन्होंने कहा है। ये शिक्षा यहाँ पर अधूरी दिखाई देती है भारत में, उन्होंने कहा है। उनसे तो गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत मुझे भारतीय जीवन के अधिक अनुरूप जान पड़ता है। ये पूरा वाक्य है, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। हम जिस जनवादी राष्ट्र या मानव समूह की कल्पना करते हैं वह केवल आर्थिक दृष्टि से सुखी नहीं होगा, उसे पूर्णतः सांस्कृतिक और नैतिक मानव भी होना चाहिए। यहाँ भी मार्क्सवादी शिक्षाएं और उपचार मुझे तो अधूरे दिखाई देते हैं। उनसे तो गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत मुझे भारतीय जीवन के अधिक अनुरूप जान पड़ता है। अब क्या कहते हैं, छायावादी कविता के मानवीय सौंदर्य सांस्कृतिक चेतना का विश्लेषण करते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। छायावादी कविता के मानवीय सौंदर्य में और सांस्कृतिक चेतना का उन्होंने विश्लेषण किया है। भक्तिकालीन आध्यात्म रहस्यवाद में मानव समाज उपेक्षित है। भक्तिकालीन
आध्यात्म रहस्यवाद में मानव समाज उपेक्षित है। छायावादी कविता जिस आध्यात्म रहस्यवाद की बात करती है उसमें मानव केंद्र बिंदु है। जो छायावादी कविता है उस रहस्यवाद में, जो भक्तिकालीन साहित्य और छायावाद में अंतर उन्होंने स्पष्ट किया है कि भक्तिकालीन साहित्य में मानव समाज उपेक्षित दृष्टि से देखा गया है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति तक ही, क्षमा कीजिए, भक्तिकालीन आध्यात्म में मानव समाज उपेक्षित है। छायावादी कविता में जिस आध्यात्म रहस्यवाद की बात करती है छायावादी कविता, उसमें मानव केंद्र बिंदु पर है। यह उन्होंने अंतर स्पष्ट किया है, भक्तिकालीन साहित्य में उपेक्षित है। प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि उन्होंने स्पष्ट की है। निराला के काव्य में उन्होंने बुद्धि तत्व जताया है, बताया है, और पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता को उन्होंने स्वीकार किया है। तो जयशंकर प्रसाद के काव्य में उन्होंने मानवीय भूमि देखी है, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व देखा है, और पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता को उन्होंने स्वीकार किया है। निराला की कुकुरमुत्ता को सर्वश्रेष्ठ हिंदी व्यंग रचना नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। ये भी याद रखना है आपको, सर्वश्रेष्ठ हिंदी व्यंग रचना किसको माना है? निराला की कुकुरमुत्ता को किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। शैली की दृष्टि से कुकुरमुत्ता की तुलना इलियट के वेस्टलैंड से करते हैं। शैली की दृष्टि, जो पाश्चात्य समीक्षक विचारक हुए हैं शैली, उनकी दृष्टि से कुकुरमुत्ता की तुलना इलियट के वेस्टलैंड से उन्होंने की है। किन्होंने? नंद दुलारे वाजपेयी ने। पंत की कविता में उन्होंने क्या देखा है? परिवर्तन कविता को दर्शन संवलित काव्य मानते हैं। दर्शन संवलित काव्य किसको मानते हैं? वे परिवर्तन कविता को मानते हैं। पंत की परिवर्तन कविता को दर्शन संवलित काव्य मानते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। पंत की प्रतिभा और कल्पना शक्ति की सराहना नवीन हिंदी कविता में सबसे श्रेष्ठ सृष्टि प्रतिभा लेकर सुमित्रा नंदन पंत का विकास हुआ था। उन्होंने पंत की प्रतिभा और कल्पना शक्ति की सराहना की है। नवीन हिंदी, उन्होंने क्या कहा है पंत के लिए कि नवीन हिंदी कविता में सर्वश्रेष्ठ सृष्टि प्रतिभा लेकर सुमित्रा नंदन पंत का विकास हुआ था। हिंदी के क्षेत्र में पंत के कल्पना की शक्ति अजेय, उनका नवोन्मेष अप्रतिम है। प्रसाद को मानवीय भावनाओं का कवि कहा है। आंसू को मानवीय विरह का काव्य कहा है। आंसू उनकी एक रचना है जयशंकर प्रसाद की, उन्होंने मानवीय विरह का काव्य कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने। सूरदास के सूरसागर का उन्होंने संपादन किया है, यह भी आपको याद रखना है। उसके रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की उन्होंने सराहना की है सूरसागर में। स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करें, घटनाक्रम का आभास भी दें, और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखाते जाएं। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती है। क्या क्या मिलती है? स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करें, घटनाक्रम का आभास भी दें, और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखाते जाएं। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती है। गोचारण अथवा गोवर्धन धारण के प्रसंग कथात्मक हैं, किंतु उन कथाओं को भी सजाकर सुंदर भाव गीतों में परिपूर्ण कर दिया गया है। सूरसागर में के बारे में उन्होंने कहा है। आधुनिक साहित्य में उन्होंने समन्वयवादी दृष्टि रखी है। आधुनिक साहित्य उनका एक ग्रंथ है, आलोचनात्मक ग्रंथ है। आधुनिक साहित्य समन्वयवादी दृष्टि पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है, हमारा साहित्य नई विचारधाराओं और नई परिस्थितियों से प्रभावित होकर नए कला स्वरूप में प्रकट होता और नई शैलियों में ढला करता है। उसके क्रम विकास में विरोध के स्थान पर समन्वय का तत्व प्रमुख रहता है। विवादी स्वरों की अपेक्षा संवादी स्वरों की प्रधानता रहती है। समन्वयवादी में उन्होंने क्या कहा है? अंत में, अंत की पंक्ति बहुत जोर देने वाली है। विवादी स्वरों की अपेक्षा संवादी स्वरों की प्रधानता रहती है हमारे साहित्य में। रचनाकार की अंतर्वृत्ति को वे समझते हैं। कभी भी उन्होंने आलोचना की है, इस बात से हम यह समझेंगे, जब वे आलोचना करते हैं किसी भी रचनाकार की, तो रचनाकार की अंतर्वृत्ति को पहले समझते हैं।
उसको सामाजिक संदर्भ में समसामयिक परिवेश में देखते हुए कवि की या रचनाकार की जीवन दृष्टि को देखते हुए उसकी रचना की आलोचना करते हैं, एक तटस्थ आलोचक के रूप में। नंद दुलारे वाजपेयी क्या करते हैं, जब उन्हें किसी रचनाकार की रचना पर आलोचना करनी होती है, उसकी समग्र आलोचना देखनी होती है, तो रचनाकार की अंतर्वृत्ति को पहले समझते हैं, उसको सामाजिक संदर्भ में समसामयिक परिवेश में देखते हुए कवि या रचनाकार की जीवन दृष्टि को वे देखते हुए उसकी रचना की आलोचना करते हैं, एक तटस्थ आलोचक के रूप में रहते हुए। अब आलोचना संग्रह हैं मुख्य, इस पर बात कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होगा। नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना संग्रह हैं, आलोचनात्मक रचनाएं बहुत सारी हैं, पढ़ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद 1939 में लिखी थी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में लिखी थी, बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक साहित्य 1950 में लिखा। महाकवि सूरदास 1953 में लिखा और संपादित किया था। प्रेमचंद साहित्यिक विवेचन 1954 में लिखा। नया साहित्य नए प्रश्न, ये महत्वपूर्ण है, 1955 में लिखा है। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं 1961 में लिखा है। कवि निराला 1965 में। राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध 1965 में। प्रकीर्णिका 1965 में। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त प्रकीर्णिका, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, आधुनिक काव्य रचना और विचार, नई कविता भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1976 में लिखी। रस सिद्धांत, नए संदर्भ 1977 में लिखा है। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978 में। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग 1979 में। रीति और शैली 1979 में। रीति और शैली बहुत महत्वपूर्ण है। नई कविता बहुत महत्वपूर्ण है। संक्षिप्त इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। पूछ लेते हैं कि संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में लिखा गया है। नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचनावली जो है 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। इसके संपादक हैं विजय बहादुर सिंह और 2008 में यह प्रकाशित हुई थी। तो मित्रों, यहाँ तक था हमारे नंद दुलारे वाजपेयी जी की आलोचना दृष्टि पर यह वीडियो। अगले वीडियो में हम किसी अन्य रचनाकार के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए।